आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता परिवर्तन के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। हाय सरल है, दुख सूचक शब्द है। जब हम दुख व्यक्त करते हैं तो हाय कहते हैं, तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब सरल है, चाहे आप सब कहिए चाहे सभी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिथ्या माने झूठ, मिथ्या माने झूठ। बात सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि हाय सभी बातें झूठी हैं। कौन सी बातें? जो ऊपर के पद्यांश में, पहले पद्यांश में हम लोगों ने देखा था, उन सभी बातों की बात कर रहे हैं कवि। तो मैं व्याख्या करूंगा तो आपको वो बातें बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ माने सुगंध, सौरभ माने सुगंध। का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मधुमास, मधुमास माने बसंत, जो ऋतु होती है बसंत, तो मधुमास माने बसंत। शिशिर, शिशिर माने जाड़ा, शिशिर माने जाड़ा। में सरल है। भरता, ये भी सरल है। सूनी, चाहे आप सूनी कहिए चाहे निर्जन कहिए, आप निर्जन भी कह सकते हैं, ठीक है। सांस सरल है, सांस लेते हैं तो वही सांस, ठीक है। वही, कोई दिक्कत नहीं है। मधु ऋतु, देखिए मधु ऋतु का मतलब भी बसंत होता है, तो इसका मतलब भी बसंत है, ठीक है। इसका मतलब भी बसंत है और मधु ऋतु का मतलब भी बसंत है। कि सरल है। गुंजित, देखिए गुंजित मतलब गुंजायमान, जो भंवरे फूलों पर बोलते हैं या चिड़िया जो गुंजार करती हैं, तो भंवरों और जो चिड़ियों का गुंजार है उसके लिए आया, ठीक है, गुंजार। डाल मतलब डालियाँ, जो वृक्षों की, पेड़ों की डालियाँ होती हैं, तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। झुकी थी जो, तीनों शब्द सरल है। यौवन, ये भी सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यौवन का वैसे तो मतलब जवानी होता है, लेकिन यौवन शब्द ही सही है, तो यौवन ठीक है। के भार, दोनों शब्द सरल है। अकिंचनता, देखिए अकिंचनता का मतलब होता है, अकिंचन का मतलब होता है खाली, यानी जिसके पास कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पर जो अकिंचन का मतलब है कि जो बसंत ऋतु में पेड़ पौधे, फूल, मकरंद, इन सभी चीज़ों से भरे रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, वो चीज़ें समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, तो उसी के लिए आया है अकिंचनता, मतलब खाली या रहित, ठीक है। में सरल है। निज माने अपना, अपने, अपनी, तीनों होता है। अब हमारा वाक्य जैसा चाहेगा। तत्काल मतलब उसी, तत्काल मतलब उसी या उसी समय भी आप कह सकते हैं, तत्काल, उसी समय। सिहर मतलब कांप, सिहर माने कांप। उठती सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिहर उठती, कांप उठती। जीवन है भार, सभी शब्द सरल हैं। आज सरल है। पावस, पावस माने वर्षा ऋतु होता है, पावस माने वर्षा ऋतु, ठीक है। नद के मतलब नदी के, नद, नद माने नदी होता है, तो नद के मतलब नदी के। उद्गार, देखिए उद्गार का मतलब उमड़ना होता है, लेकिन नदी के संदर्भ में यदि बात की जाए तो बाढ़ से मतलब है, नदी में जो वर्षा के समय बाढ़ आती है, उद्गार आता है, तो उसके लिए है। काल के, काल के, काल माने समय भी होता है, काल माने मृत्यु भी होता है, तो हम लोग काल ही कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काल को नहीं बदल के भी आप व्याख्या कर सकते हैं। बनते सरल है। चिन्ह, चिन्ह निशान आप जानते हैं, चिन्ह, ठीक है। वैसे हम लोग इसको चिन्ह पढ़ते हैं, लेकिन होता ये चिन्ह है, ठीक है। कराल माने भयानक या कठोर, कराल माने भयानक या कठोर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रात माने सुबह, प्रात माने सुबह। का सरल है।
सोने का मतलब यहाँ पे है स्वर्णिम। सोने का मतलब जरा सा समझिए, स्वर्णिम का मतलब जरा सा समझिए। देखिए, जब सुबह सुबह सूर्य की धूप निकलती है, पीली धूप निकलती है, तो वो बहुत ही मतलब मन को मोहने वाली होती है, सुंदर दिखती है, वो शरीर को जलाती नहीं है। तो स्वर्णिम मतलब सोने का मतलब स्वर्णिम, ठीक है। संसार सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जला देती मतलब जला देती है, जला देती है। संध्या की मतलब शाम की, आप संध्या कहिए चाहे शाम कहिए, शाम की। ज्वाल मतलब ज्वाला, ज्वाल मतलब ज्वाला या लपट। अखिल माने संपूर्ण, अखिल माने संपूर्ण। यौवन मतलब युवा अवस्था, जवानी, जो भी आप कहना चाहे कह लीजिए। के रंग सरल है। उभार, ये भी सरल। उभार का मतलब किसी चीज़ का सुडौल होना, मोटा होना, उभार होना, उभरना, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हड्डियों के, समझ रहे हैं। हिलते मतलब हिलना डुलना, जो हिलता डुलता है तो हिलना। कंकाल यानी कि इसका भी मतलब हड्डियों का ढांचा ही होता है। जब हड्डियों का ढांचा मात्र बचता है तो हम कंकाल कहते हैं। कचों के मतलब बालों के, कच माने बाल होता है, तो कचों के मतलब बालों के। चिकने सरल है। काले, ये भी सरल है। व्याल माने सर्प या सांप, सर्प, सर्प ज़्यादा अच्छा रहेगा तो सर्प आप कह लीजिए। केचुली, देखिए केचुली आप समझते हैं कि जो सांप होता है वो साल भर में अपने चमड़े को उतारता है, तो हम उसको केचुली बोलते हैं। देखने में बहुत ही भद्दा लगता है, तो केचुली, ठीक है। कांस एक प्रकार का फूल है, कांस आप फूल कह सकते हैं। सिवार माने काई, जो पानी में काई रहती है, आप देखते होंगे, आप उसको देखते हैं तो आपका मन मतलब घृणा से भर जाता है एक तरह से। तो कास सिवार मतलब काई का फूल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सिवार काई। गूंजते हैं गुंजार करते हैं। सबके दिन चार, सभी के 4 दिन, सभी शब्द सरल है। सभी फिर हाहाकार, सभी शब्द सरल हैं, व्याख्या में कैसे परिवर्तन करना है वो हम लोग देख लेंगे। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखिए, यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तब आप हिंदी ही लिखिएगा, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तब आप हिंदी मत लिखिएगा, तब आप लिखिएगा सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पल्लव से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ध्यान क्या देना है आपको, यदि मान लीजिए संदर्भ का प्रश्न पूछता है तो इसी तरह से लिखिएगा। और देख रहे हैं जिन चीज़ों को मैंने काले रंग की पेन से लिखा है, आप भी उसको काले रंग की पेन से ही लिखिएगा। सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो संदर्भ हो गया। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बीते हुए स्वर्णिम युग की तुलना वर्तमान समय से करते हुए परिवर्तन के प्रभाव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए, इस पद्यांश की जो व्याख्या है बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसकी व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यदि पद्यांश की बात की जाए तो बहुत ही प्यारा पद्यांश है। और इस पद्यांश में
कवि ने ऋतुओं के माध्यम से, मौसम के माध्यम से परिवर्तन को परिभाषित किया है, परिवर्तन के प्रभाव को व्यक्त किया है। किस तरह से किया है, जरा सा एक नज़र आप डाल लीजिए। देखिए, पहले कवि बसंत ऋतु की बात करता है, मधुमास की बात करता है कि बसंत ऋतु में मौसम कुछ अलग था, लेकिन जैसे ही परिवर्तन हुआ, बसंत ऋतु चली गई और जाड़े की ऋतु आई, शिशिर ऋतु आई, तो मौसम कुछ अलग हो गया। और जैसे ही शिशिर ऋतु गई, जाड़े की ऋतु गई और वर्षा की ऋतु आई, तो परिवर्तन कुछ अलग हो गया। और जब वर्षा की ऋतु चली गई, पावस की ऋतु चली गई, तो गर्मी की ऋतु आई और गर्मी की ऋतु में कुछ अलग परिवर्तन हुआ। उसके बाद बाकी ये जो लाइन बची हुई है, इसमें कवि ने मानव के जीवन में होने वाले परिवर्तन को परिभाषित किया है। कैसे किया है, चलिए हम लोग पद्यांश पर चल कर के सारी बातें देखते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो मैं आपको समझा ले जाऊंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, हाय सब मिथ्या बात, कहते हैं कि हाय सारी बातें झूठ हैं। अब जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि वो सारी बातें कौन सी हैं जो झूठ हैं, तब तक आपकी व्याख्या सही नहीं मानी जाएगी। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी बातें झूठ हैं, और वो सारी बातें आपको कहाँ मिलेंगी, इसके ऊपर जो पहला पद्यांश था वहाँ मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि हाय वो सारी बातें जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, धरती अपने यौवन का विस्तार कर रही थी, भंवरे गुंजित होकर शिष्ट के विचारों को प्रकट कर रहे थे, चारों ओर उन्मुक्त सुंदरता फैली हुई थी, चारों तरफ अपार रिद्धि सिद्धि फैली हुई थी, वेद सत्य का ज्ञान कराते थे, लोगों को दुख दीनता के बारे में पता ही नहीं था, वो सारी बातें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप झूठी हैं। हमारी बात को ऐसे समझिए। देखिए, अब जब हम लोगों के दादा ये कहते हैं कि हम लोगों के ज़माने में हम लोग 5 किलो 6 किलो खाना खा लेते थे, तो हम लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब के जो लोग हैं, जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं, वो 2 रोटी 3 रोटी खाते हैं तो पेट भर जाता है। तो परिवर्तन हुआ, हमारे खाने की क्षमता कम हो गई, तो पुरानी बातें हमको झूठी लगती हैं। तो कवि यही कह रहा है कि वो पुरानी बातें जो थी, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब झूठी हो गई हैं। कैसे हो गई हैं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा कि आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि हाय वो सारी बातें जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, धरती अपने यौवन का विस्तार कर रही थी, भंवरे गुंजित होकर के सृष्टि के विचारों को प्रकट कर रहे थे, चारों ओर उन्मुक्त सुंदरता फैली हुई थी, चारों ओर अपार रिद्धि और सिद्धि फैली हुई थी, वेद सत्य का ज्ञान कराते थे, लोगों को दुख दीनता कष्ट के बारे में पता ही नहीं था, वो सब बातें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप झूठी हो गई हैं, मिथ्या झूठी हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि पंत जी कहते हैं, आज तो सुगंध से युक्त बसंत जाड़े का रूप धारण करके, शिशिर में जाड़े का रूप धारण करके निर्जन में, सूनी निर्जन में सांसें भर रहा है। भाव समझिए कवि क्या कह रहा है, तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, कवि ये कह रहा है कि आज अभी कल तक जो सुगंध से युक्त बसंत था,
पौधों पर, पेड़ों पर फूल लगे हुए थे, कलियां लगी हुई थी, पत्तियां लगी हुई थी, चारों ओर का वातावरण सुगंधित था, लोगों को प्रसन्न कर देने वाला वातावरण बना हुआ था। आज परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब शिशिर ऋतु आ गई, जाड़े की ऋतु आ गई, तो मौसम के प्रभाव से फूल गिर गए, पत्तियां गिर गई, पतझड़ आ गया और मौसम निर्जन हो गया। यही भाव इसमें छिपा है। तो फिर से देखिए, कवि कहते हैं कि कल तक जो सुगंध से युक्त बसंत चारों ओर सुंदर वातावरण का निर्माण कर रहा था, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आज वही सुगंध से युक्त बसंत जाड़े का रूप धारण करके निर्जन में सांसें भर रहा है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा पहले अपने से जोड़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे कल तक सुगंध से युक्त जो बसंत चारों ओर सुंदर वातावरण का निर्माण किया था, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आज वही सुगंध से युक्त बसंत ऋतु जाड़े के रूप को धारण करके निर्जन में सांसें भर रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी, जो यौवन के भार अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। ये चारों लाइन को एक साथ लेंगे तब हमारी व्याख्या अच्छी होगी। तो देखिए, कवि कह रहे हैं कि वही बसंत ऋतु की डालियाँ, देखिए वही बसंत ऋतु की डालियाँ जो भंवरों से और पक्षियों के कलरव से गुंजायमान थी और जो अपने यौवन के भार से झुकी हुई थी, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, अपने से जोड़िए, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपने उस समय के यौवन से, तत्काल उस समय के यौवन से अकिंचन होकर, या खोकर भी आप कह सकते हैं, अकिंचन होकर के कांप उठती हैं और उनको अब अपना जीवन ही भार लगता है। ठीक है, इसका भाव समझिए, फिर एक बार बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, इन चार लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में जो पेड़ों की डालियां फूल, मकरंद, पत्तियों से सुसज्जित थी, जिस पर भंवरे और पक्षी बैठ कर के गुंजार करते थे, और जो अपने यौवन के भार से, अपनी सुंदरता के भार से झुकी हुई थी, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वह अपने उस सौंदर्य को खोकर, अपने उस यौवन को खोकर के कांप उठती है, और जो डालियां दूसरे को सुख पहुंचाती थी, अब उनको अपना जीवन ही भार लगता है। तब कवि को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा, ध्यान से सुनिए। तो कवि कहते हैं कि वही बसंत ऋतु की डालियाँ जो भंवरों और पक्षियों के स्वरों से गुंजित हुआ करती थी, जो यौवन के भार से झुकी हुई थी, अपने उस यौवन से अकिंचित होकर, उस यौवन को खो करके कांप उठती हैं और अब उन्हें अपना जीवन ही भार लगता है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिहन कराल। कवि कहते हैं कि आज वर्षा ऋतु में नदी अपने बाढ़ के द्वारा भीषण हाहाकार मचा रही है। अब अपने से जोड़ना है, वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर वही नदी अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ती है। फिर से इस लाइन को देखिए, बहुत ही सरल है, कठिन कुछ नहीं है। देखिए, कवि कह रहे हैं कि आज वर्षा ऋतु में जो नदी अपनी बाढ़ से भीषण हाहाकार मचा रही है, अब आप अपने से जोड़िए, वही नदी वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के बाद
अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ती है और काल के, ऐसे बोलिए, और काल के भयानक चिन्ह बना रही है, अर्थात अपने किनारे पर ईंट कंकड़, लिखना है आपको, ईंट कंकड़ बालू और झाड़ियाँ छोड़ रही है। फिर से देखिए दोनों लाइन, देखिए कवि कहते हैं कि आज वर्षा ऋतु में जो नदी अपने बाढ़ से भीषण हाहाकार मचा रही है, वही नदी वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है और काल के भयानक चिन्ह छोड़ जाती है, अर्थात अपने पीछे सूखने पर बालू, रेत, कंकड़ और झाड़ियाँ छोड़ जाती है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। कवि कहते हैं कि सुबह की जो किरणें स्वर्णिम संसार का निर्माण करती हैं, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वही किरणें शाम को आग की ज्वाला बनकर संसार को जला देती हैं। ठीक है, देखिए इसका भाव समझिए, फिर और सरल हो जाएगा। देखिए इन दो लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि जो सुबह की पीली धूप होती है, जब सुबह सुबह निकलती है तो अच्छी लगती है और पूरा वातावरण सोने के समान पीला हो जाता है। तो कवि कल्पना कहते हैं कि सुबह की जो किरण स्वर्णिम संसार का निर्माण करती है, वही किरण दोपहर होते होते, शाम होते होते इतनी गर्म हो जाती है कि मानो वह सारे संसार को जला रही है। तब कवि को लिखना पड़ा। फिर से देखिए, तो कवि कहते हैं कि सुबह की किरणें जो स्वर्णिम संसार का निर्माण करती हैं, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शाम को वही किरणें आग की ज्वाला बनकर संपूर्ण संसार को जला देती हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। बहुत ही प्यारी और सरल लाइन है। कवि कहते हैं कि यौवन के ऐसे बोल दीजिए, यौवन के रंग और उभार संपूर्ण शरीर को सुंदर बना देते हैं, किंतु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बुढ़ापा आने पर वही शरीर हड्डियों के हिलते कंकाल में बदल जाता है। वही शरीर हड्डियों के हिलते कंकाल में बदल जाता है। फिर से समझिए, देखिए बहुत ही सरल है। कवि इसमें ये कह रहे हैं कि जब हम जवान होते हैं, युवा होते हैं, जब हम पर यौवन आता है तो हमारा गोरा रंग, हमारी मजबूत भुजाएं, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आँखें, उभरे उभरे गाल हमारे पूरे शरीर को सुंदर बना देते हैं। लेकिन समय बीतता है, परिवर्तन होता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, वही सुंदर मजबूत शरीर हमारा बुढ़ापे में हड्डियों में, पतला दुबला हड्डियों में बदल जाता है, सारी शक्ति समाप्त हो जाती है और हम हिलते डुलते रहते हैं। तब कवि को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? फिर से देखिए, तो कवि कहते हैं कि यौवन के रंग और उभार जो हमारे संपूर्ण शरीर को सुंदर बना देते हैं, वही परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बुढ़ापा आने पर हड्डियों के हिलते डुलते हुए कंकाल में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार। आगे कवि कहते हैं कि सांप के समान, सर्प के समान काले और चिकने बाल जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वही बाल सांप की केचुली, कांस के फूल और काई के समान भद्दे दिखने लगते हैं।
ठीक है। फिर से देखिए, कवि ये कह रहा है कि जब हम जवान होते हैं तो हमारे बाल बड़े चिकने, बड़े सुंदर, बड़ा टिप टाप हम किए रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम बूढ़े होते हैं सफ़ेद हो जाता है, बालों में रूसी आ जाती है और वो भद्दे लगने लगते हैं। तो वही बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं। फिर से देखिए, तो कवि कहते हैं कि सर्प के समान काले चिकने बाल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सांप की केचुली, कास के फूल और काई के समान भद्दे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कवि कहते हैं कि सभी के जीवन में 4 दिन गूंजते हैं, अर्थात खुशियों के होते हैं, और फिर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी के जीवन में हाहाकार मच जाता है, अर्थात परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुख आ जाता है। फिर से समझिए दोनों लाइन। कवि ये कह रहे हैं कि सबका जीवन ऐसा होता है कि सबके जीवन में 4 दिन की खुशियाँ आती हैं, हंसी गूंजती है, किलकारियाँ गूंजती हैं, और फिर परिवर्तन होता है और हाहाकार मच जाता है, अर्थात फिर दुख आ जाता है। तो वही चीज़ कवि लिख रहे हैं, कैसे देखिए। तो कवि कहते हैं सबके जीवन में 4 दिन खुशियों के गूंजते हैं, और फिर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी के जीवन में हाहाकार मच जाता है, अर्थात परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुख आ जाता है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे, आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि हम लोग रस की बात करें तो यह शांत रस है, इस पद्यांश में शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो स्वच्छंद छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास, रूपक और उपमा, साथ ही साथ इसमें मानवीकरण और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। शैली इसकी प्रतीकात्मक है, गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। भाषा इस पद्यांश की संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। तो मेरे ख्याल से बात आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आई होगी।